यूं जीते जी मुझे मत मारो, मैं पहले से ही एक दुखी इंसान हूं। यूं जीते जी मुझे मत मारो, मैं पहले से ही एक दुखी इंसान हूं। मेरी मौत का कारण सिर्फ यही है कि मैं पेशे से किसान हूं। नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फार्म बिल्स जो सरकार लेकर आई है उनके बारे में पूरी जानकारी, जो 3 फार्म बिल्स हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि तीनों बिल्स में क्या है, क्या दिक्कतें हैं, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातों को एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बस पूरी वीडियो देखना और हो सके तो दूसरे लोगों को भी बताना कि एक्चुअल में क्या दिक्कतें हैं और क्या है ये बिल। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं शास्त्री जी, उन्होंने एक लाइन कही थी कि जय जवान जय किसान। जवान की जय करोगे तो क्या हो जाएगा, बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा, और किसान की जय करोगे तो देश इंटरनली खाने में सिक्योर हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी बोले तो पूरी हो जाएगी। ठीक है, और ये सच भी है। वीडियो में शुरू करूं उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं मैं कि जो लोग एसी रूम में बैठ के किसानों के लिए बात करते हैं, ठीक है, उन्हें जो बोल देते हो ना तुरंत, कह रहे यार रोटी अच्छी नहीं बनी, खाना अच्छा नहीं बना, पता है उस रोटी को बनाने के लिए किसान को 6 महीने लगते हैं। और इसके लिए सबसे पहले खेत की जुताई होती है, फिर बुवाई होती है, फिर नराई होती है, फिर बार बार पानी भराई होती है, फिर उसके बाद पकने पे फसल की कटाई होती है, फिर उसके बाद छटाई होती है, और छटाई होने के बाद फिर वो घर आता है और घर से आपका पैक होके मंडियों में जाता है और मंडी से गेहूं आपके पास आता है चक्की से पिसने के बाद। इस प्रोसेस में 6 महीने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए उनके बारे में बात करने से पहले ना 100 बार सोचो, क्योंकि नहीं अगर समझ सकते तो याद करो आजादी के तुरंत बाद का माहौल कि किस तरीके से क्या है, खाने की कमी की वजह से लोग मर जाया करते थे। तो इसीलिए किसानों के लिए बिना किसी पार्टी के हित देखते हुए जो सही है सिर्फ उस पर बात करो, गलत है तो बोलो, नहीं है तो मत बोलो। ठीक है, लेकिन उसको मुद्दे को उठाओ। अगर आज की सरकार है या पहले की सरकार है, या जो चीजें हैं उनमें कोई ना कोई दिक्कत है तो प्लीज 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 उन पर बात करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, न्यूट्रल होकर अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो प्लीज उस पर बात मत करो, पहले उस चीज को कहीं से पढ़ो, डिटेल में डिस्कशन करो तो है ठीक। अदरवाइज किसी ने यूट्यूबर ने टीआरपी के लिए वीडियो बना दी तो उस पर ऐसे अननेसेसरी बात मत करो, मैं पर्सनली यही बोलूंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आज बात करें। पहले देखते हैं ये 3 फार्म बिल्स या एग्रीकल्चर बिल कौन कौन से हैं। तो पहला जो बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, और जिसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। दूसरा है एग्री मार्केट के ऊपर, और उसका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। और जो तीसरा है, ठीक है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। तो ऐसे करके ये 3 बिल है। ठीक है, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए चलिए आज बात करते हैं जो पहला वाला है, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है, अब देखो यहां पर इसे समझने के लिए हमें 4 चीजें समझनी होंगी। पहली बात, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है वो क्या कहता है। दूसरी बात है कि इसके जो प्रोविजंस हैं इस बिल के वो क्या हैं। तीसरी बात, जो सरकार जो इस बिल को ला रही है वो क्या कह रही है, और चौथी बात, अपोजिशन क्या कह रही है। अब बात करते हैं, देखो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 क्या कहता है। तो वो कहता है कि जो सरकार है ना, वो जो देश में ज्यादा जरूरत की चीजें हैं लोगों के लिए, जैसे खाने की, जैसे दाल हो गई, चावल हो गए, गेहूं हो गए, तेल हो गया, या इस तरीके की और इंपॉर्टेंट कमोडिटीज जो हैं उनके पे प्रोडक्शन से लेके, सप्लाई से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक क्या है, कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी, जिससे कोई स्टॉक ना करे चीजों को, और स्टॉक नहीं करेगा तो प्राइस हाइक नहीं होंगे और हर आदमी तक चीजें पहुंचाई जा सकती हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहा गया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 एक कानून है। अब बात यह आती है कि इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी हमने कोविड-19 में देखा था। वहां पर क्या हो गया कि सरकार ने इसी एक्ट का हवाला देते हुए N95 मास्क और सैनिटाइजर की स्टॉक होल्डिंग पे क्या है एक एक्शन लिया था कि अगर किसी ने भी इसे क्या है स्टॉक किया तो फिर सब सरकार एक्शन लेगी, क्योंकि वो उस एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया गया था उस टाइम पर, किसको, सैनिटाइजर और मास्क को। तो ये सिर्फ किस वजह से हो पाया, इसी कानून की वजह से हो पाया था, ताकि कोई स्टॉक ना करे, और फिर देखा आपने थोड़ी देर में पूरे देश में अवेलेबल हो गए। ठीक, चलो ये तो हुई हमारी बात कि ये एक्ट क्या कहता है। अब बात आती है दूसरी, तो दूसरी बात क्या है कि वो प्रोविजंस क्या है, ये जो बिल है, तो वो जो एक्ट था ना 1955 में, उसमें अमेंडमेंट किया गया है, चेंज किया गया है, जिसे सुधार कहते हैं। ठीक है, अब पता नहीं सुधार है या क्या है, उस पर बात करें। देखो प्रोविजन जो है, सरकार कह रही है अब उस बिल में कि
जो भी पहले जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उन्हें अब एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया जाएगा, उसे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज में नहीं रखा जाएगा, इंपॉर्टेंट आइटम में नहीं रखा जाएगा, और उसकी जो भी कोई लोग प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो स्टॉक कर सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा भाई, ऑब्वियस है कोई स्टॉक करेगा तो फिर प्राइस हाइक हो सकते हैं, तो ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये बदलाव है सिवाय एक कंडीशन के। तो सरकार ने कहा है कि कोई भी कंपनी जो स्टॉक कर सकती है सिवाय, ठीक है, जो नेचुरल कैलेमिटी जो होती है, जैसे कोई भी मतलब फ्लड आ गई या कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो गई और वॉर हो गई, सिवाय उस कंडीशन को छोड़ के। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 था उसमें जो प्रोविजंस है उन्हें चेंज करके, ठीक है, यहां पर सरकार रेगुलेट नहीं करेगी। दूसरी बात, स्टॉक लिमिट जो थी वो हटा दी गई है। ठीक है, कंपनी स्टॉक कर सकती है सिवाय एक एक्सेप्शन छोड़ के, वो है वॉर और जो एक्सट्रीम कंडीशन है उसको छोड़ के। ठीक, अब बात आती है कि सरकार क्या कह रही है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो उस पर समझते जो तीसरा पॉइंट है। तो सरकार कह रही है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो कंपनियां होती हैं वो तो मान लो कोई भी कंपनी जैसे सॉस बना रही है तो उसे टमाटर बल्क में चाहिए, ठीक है, कोई चिप्स बना रही है तो उसे पोटैटो बल्क में चाहिए। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, एफडीआई आएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां क्या करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है, तो इस वजह से सरकार ऐसा कर रही है। ठीक है, अच्छा, अपोजिशन क्या कह रही है, अपोजिशन कह रही है कि अगर यहां पर जो चौथा पॉइंट है हमारा वो, तो उस अपोजिशन कह रही है कि अगर सरकार इस पे इंटरफेयर नहीं करेगी तो फिर क्या हो जाएगा कि लोग स्टॉक करना शुरू कर देंगे, और स्टॉक करना शुरू कर देंगे तो प्राइस हाइक होगा, और प्राइस हाइक होगा तो कौन बियर करेगा, जनता बियर करेगी। ठीक है, क्योंकि शुरू में तो कंपनी ले लेगी, सरकार का इंटरफेयर रहेगा नहीं, तो फिर ये चीजें दिक्कत करेगी। इसका जीता जागता एग्जांपल है, अभी आपने देखा था कि हमारे देश में प्राइस हाइक हो रहे हैं ओनियन के, प्याज के, तो सरकार ने तुरंत जैसे ही देखा कि देश में प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, अब बांग्लादेश को जो एक्सपोर्ट करते थे प्याज वो बैन कर दिया। ठीक है, जिससे क्या है कि प्राइस अब थोड़े से कंट्रोल हो जाएंगे। नहीं तो सोचो कि वहां पे एक्सपोर्ट भी करते रहते तो प्याज वहां पे जाती ज्यादा, तो फिर इंडिया में कम हो जाती, तो ऑब्वियस है प्राइस हाइक होते। तो ये किस लिए हो पाया है प्राइस कंट्रोल, क्योंकि सरकार का रेगुलेशन था वहां पे। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी समझ के उसको। अब सोचो कि अगर ये चीज हट जाएगी तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो सकती है। तो बात दोनों ही ठीक हो सकती है, सरकार अपनी जगह ठीक हो सकती है, ठीक है, वो अपनी जगह, पोजीशन अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन इस पर डिबेट करके, डिस्कशन करके कोई ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये तो सच है कि एसेंशियल कमोडिटीज अगर उसे हटा दोगे तो भाई लॉन्ग टर्म में क्या है, जनता ही बियर करेगी, क्योंकि हम हमेशा सारी चीजों को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है, अब मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अभी पता है आपको जियो मार्ट बनाया अभी। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार भाई साहब उनको सपोर्ट करने के लिए ये चीज कर रही है, तो ये चीज भी देखने की जरूरत है। और आपको पता नहीं है अगर ये चीज हो गई, क्योंकि यहां पे मोनोपोली हो सकती है। मोनोपोली कैसे हो सकती है कि हमने ये टेलीकॉम सेक्टर में भी देख चुके हैं कि पहले हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट था, अभी जियो ने एक फ्री सर्विस लॉन्च करी और एकदम से मोनोपोली हो गई। ठीक है, अब यहाँ टेलीकॉम सेक्टर में तो बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो बियर कर गए, लेकिन सोचो कि यहां पर अगर स्टॉक होल्डिंग करके और किसी कंपनी ने मोनोपोली कर ली और प्राइस हाई कर दी, स्टॉक लिमिट है नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इस पे डिबेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए किसान विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि विरोध बेकार है, ऐसा नहीं है, उसे समझो कि उनकी विरोध की वजह क्या है, उसे बात करने की जरूरत है। ठीक है, ये तो है पहला बिल। चलिए देखिए दूसरे बिल पर बात करें। दूसरा बिल है एग्री मार्केट के लिए। ठीक है, जिसे एग्री मार्केट बिल कहा गया है, उसका नाम है, ठीक है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, जिसे कमीशन बंदी का भी नाम दिया गया है। इस पर बात करेंगे क्यों ऐसा कहा गया है। चलिए, अब इसे समझने के लिए फिर से हमें 4 बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात, जो वर्तमान में किसान किस तरीके से चीजों को बेचते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस बिल के प्रोविजंस क्या हैं, और तीसरी बात, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है इसके सपोर्ट में, और चौथी बात, अपोजिशन या फार्मर्स की क्या डिमांड है। अब देखिए पहला पॉइंट, वर्तमान में जो हमारे किसान भाई है वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, होलसेल मार्केट में उसे बेचने जाते हैं। होलसेल मार्केट बोले तो मंडी, नॉर्मली हर जिले में एक मंडी होती है। वो जो मंडी होती है वो रेगुलेट की जाती है एपीएमसी के थ्रू। एपीएमसी होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो देखो क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट जो होलसेल मार्केट होती है स्टेट्स के अंदर, उन्हें रेगुलेट करने के लिए एपीएमसी बनाती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बनाती है। ठीक है, अब वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडीज को रेगुलेट करती है। ठीक है, जहां पे किसान अपनी क्या है, फसल बेचते हैं। अब वो एपीएमसी क्या करती हैं, अपने मीडिएटर्स बिठा देती हैं मंडी के अंदर, जो किसानों से क्या करेंगे, फसल खरीदेंगे, जिन्हें आड़तिया बोलते हैं, आड़तिया। ठीक, अब देखो क्या होता है कि किसान अपनी फसल लेके मंडी में गए,
मंडी में आड़तिया फसल खरीदेंगे, तो वो जो फसल खरीदते हैं वो किसानों से कुछ चार्ज करते हैं। कितना? 6% हो सकता है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, नॉर्मली 6% होता है, और उसपे स्टेट का टैक्स भी होता है 2.5% करीब। तो मतलब आड़तिया कुछ चार्ज लेंगे 6%, ठीक है, और उस पर 2.5% करीब करीब स्टेट का चार्ज ले लेंगे, मतलब 8.5% करीब आप मान लो। वैसे ही हर स्टेट टू स्टेट अलग होता है। फिर वो जो 2.5% 2.5% है वो स्टेट को एज ए टैक्स चला जाता है, और बाकी मीडिएटर एज ए कमीशन रख लेते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है वो जो कमीशन है, ठीक है, वो किसके पास गया? वो आड़तियाओं के पास गया। अब देखो यहाँ पे एक और बात जो है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि यहां से आपने क्या देखा कि फार्मर्स ने फसल बेची आड़तिया को मंडी में, आड़तिया ने, ठीक है, फिर आड़तिया कहां बेच रहे हैं? तो जो मंडी होती है ना, होलसेल मार्केट, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ऑल ओवर इंडिया फसल बेचने के लिए, जिसे ई नैम कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जहां पे वो अपनी फसल को नेशनल लेवल पे क्या है रेट देके बेच सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहां से किसान मंडी में गए, मंडी वालों ने क्या है नेशनल लेवल पर ई नैम के थ्रू अपनी जो भी फसल जहां अच्छा रेट मिल रहा है वहां पे पहुंचा देते हैं। मतलब डायरेक्ट किसान पूरे देश में कहीं भी सप्लाई नहीं कर पा रहा है, मतलब कर सकता है करने को, लेकिन बैरियर्स है उसमें, ठीक है, परेशानी होती है बहुत ज्यादा, फ्रीली नहीं है, ठीक है, ये चीज। अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसान बेचने गया अपनी फसल, लेकिन उसका रेट मार्केट में बहुत कम है, तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिसे उसे एमएसपी दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, किसके द्वारा? वो एपीएमसी के द्वारा, कि कम से कम कुछ फसलें जो हैं उन्हें इस रेट से कम में खरीद ही नहीं सकते, जिसे बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जो लगभग 23 फसलों पर असाइन किया हुआ है। मतलब किसान मंडी में जब जाएगा तो 23 फसलें, जैसे गेहूं है, ठीक है, और भी बहुत सारी लिस्ट है, मैं बता दूंगा, बहुत सारी दाल वाले, ठीक है, तो उनको ऐसे करके 23 फसलों पे एमएसपी दे रखा है कि उससे कम में किसान, चाहे मंडी में कोई भी रेट, मतलब बाहर कोई भी रेट चल रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन आड़तिया उस रेट में कम से कम खरीदेगा ही खरीदेगा। मतलब उन्हें सपोर्ट दिया जा रहा है, किसान को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कम से कम एमएसपी तो मिलेगी। एमएसपी वो रेट होता है कि जितना किसान का फसल को पैदा कर रहे हैं, जितना भी पैसा लगा होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा 10%, 20%, 30%, 40% बढ़ा के होता है। ये अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करने का तरीका है, ठीक है, तो वो एमएसपी होता है। मतलब यहां पे फार्मर्स को रिस्क थोड़ा कम रहता है, ठीक है। कैसे कि मान लो अगर कुछ फसलें दिक्कत में हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, एमएसपी रेट उन्हें मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई ये भी है कि एमएसपी के बारे में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स को पता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कई जगह ऐसा होता है, जैसे मक्का है, मक्के का एमएसपी काफी ज्यादा रहता है, ठीक है, 1700 के आसपास है, लेकिन वहां पर होता क्या है कि फार्मर्स 800 रुपए कुंटल में वो बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उन्हें पता ही नहीं है, और कहीं ना कहीं उस चीज का क्या है, मिसयूज हो रहा है। तो ये इस वजह से क्या है, एमएसपी रखा जाता है कि सोचो किसानों को पूरे तरीके से पता नहीं एमएसपी है, तब भी वो सस्ते में बेच रहे हैं, कल को जब नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये है। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो इस तरीके से काम करता है। अब ये जो बिल क्या कहता है, ये बिल क्या कहता है कि अब जो किसान हैं वो जो कमीशन देते हैं बीच में, उसे बंद किया जाएगा। अब किसान क्या है, डायरेक्ट कंपनी से टाई अप कर सकते हैं और अपना जो अपनी फसल है कंपनीज को या किसी और होलसेल पर्सन को बेच सकते हैं, ठीक है, वो बीच में कमीशन उन्हें नहीं जाएगा, ठीक। अब वो मंडी तो रहेगी, ऐसी कह रही है सरकार कि मंडी अभी रहेगी, लेकिन कितने दिन तक रहेंगी ये पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके वो जो कमीशन जो बीच में खा रहे हैं, ठीक है, मीडिएटर जो खा रहे हैं, उसे कमीशन बंदी कहा गया है, ठीक है। तो ये बंद हो जाएगा कमीशन, और किसान डायरेक्ट अपनी फसल बेच सकता है। फिर तीसरा पॉइंट, सरकार ऐसा क्या कह रही है, तो सरकार इसे सपोर्ट करने के लिए कह रही है कि किसानों को अच्छा प्राइस मिलेगा, ठीक है, उन्हें जो रेट मतलब पहले से जो कमीशन में चले जाते हैं या वो डायरेक्ट नहीं बेच पाते अपनी फसल, तो बीच में जो मीडिएटर खा जाते हैं, वो रेट क्या है किसान को मिलेंगे, और ऐसे करके वो रिच होंगे या उनको मतलब फायदा मिलेगा, ऐसा सरकार कह रही है। अब किसान या अपोजिशन क्या कह रही है, तो किसान और अपोजिशन कह रहे हैं कि पहली चीज एक बात बताओ कि क्या ये गारंटी है कि जो मार्केट में जो व्यापारी है वो फसल खरीद रहा है, ठीक है, कि वो किस रेट में खरीदेगा। हो सकता है कि मान लो हम होप देख रहे हैं ज्यादा का, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कम में खरीदे। मान लो कल को मोनोपोली हो गई, ठीक है, एक ही ज्यादा वो खरीदने लगे, एक ही मतलब पूरे देश में एक या दो ही बड़े बड़े क्या है ये होलसेलर्स बन गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब किसान से फसल खरीदी, ठीक है, तो उन्होंने रेट ही फिक्स कर दी कि इससे कम ज्यादा में हम खरीदेंगे नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, मरेगा कौन, किसान, क्योंकि सरकार रेगुलेट तो करेगी नहीं। अब एमएसपी के लिए चीज क्लियर नहीं है, सरकार ओरली तो बोल रही है कि हम एमएसपी रहेगा,
आप चाहो तो मंडीज में भी बेच सकते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा, लेकिन किसी तरीके से जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उस लॉ में रिटर्न में नहीं है, ठीक है। तो अब सोचो कि अगर वहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो गया, मान लो कल को कोई भी होलसेल मार्केट में जब ओपनली ट्रेड हुआ चीजों का और फसल, हम तो सोच रहे हैं कि ज्यादा रेट बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि जरूरी थोड़ी है ना, नेगेटिव चीजें भी तो होती हैं, वो रेट उल्टा कम हो गया, अब सरकार की तरफ से एमएसपी भी हट जाएगा, क्योंकि 2-3 साल बाद मंडीज का असर तो कम हो जाएगा। अभी तो सरकार कह रही है कि मंडीज रहेंगी साथ में, लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल बाद कम हो जाएंगी और किसान डायरेक्ट किसे जो भी कंपनी ओनर्स होते हैं उनसे लिंक कर जाएगा। लेकिन उस केस में अगर सरकार का जो है वहां पे आप ऐसे कहो रेगुलेशन नहीं रहेगा तो ये दिक्कत हो सकती है, ऐसा कह रहे हैं किसान। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी वहां पे लिख दो कि एक लिमिट फिक्स कर देंगे, इस लिमिट से नीचे क्या है कोई भी जो व्यापारी होगा वो फसल नहीं खरीदेगा आउटसाइड द मंडीज, ठीक है। ये सबसे पहली डिमांड है। दूसरी बात वो कह रहे हैं ई नैम का क्या होगा फिर, अभी जो मंडीज में जो बेचा जाता है यहां से सामान जो किसान बेचते हैं, वो जो किसान मंडी में बेचते हैं और मंडी वाले जो क्या करते हैं, ठीक है, वो उसको ई नैम के थ्रू ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफर कर देते हैं, तो फिर वहां पर क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर, ठीक है। और अब जो ये कहा जा रहा है कि फ्री पूरे देश में फ्रीली किसान अपनी फसल बेच सकते हैं कहीं भी जाके, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों जगह, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जहां पे उन्हें अच्छा रेट मिल रहा हो। ये तो ये जो क्या है कि हर स्टेट में अलग से सबकी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट है, तो क्या वहां पर इसे लेके दिक्कत नहीं आएगी? तो मेनली यही पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। और उसी को लेके दिक्कत हो रही है। अगर सरकार जो बोल रही है, ठीक है, कि यहाँ पर जो एमएसपी है किसानों को, जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में डायरेक्ट कंपनी को जब बेच सकते हैं फ्रीली सामान, तो उस केस में वो एमएसपी रिटर्न में दे दे, फिक्स कर दे कि हाँ एमएसपी रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इससे नीचे कोई भी आपकी फसल को नहीं खरीदेगा, तो किसानों को कोई दिक्कत नहीं है और वो उसी के लेके लड़ाई लड़ रहा है। देखो अब तीसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर, और बिल का नाम है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। अब देखो इस बिल में क्या कहा गया है, ठीक है। तो इस बिल में कहा जा रहा है कि फार्मर जो हैं उनके बीच में और जो कंपनी ओनर है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा फसल करने से पहले। जैसे सपोज करो कोई कंपनी चिप्स बनाती है, तो चिप्स बनाने वाली कंपनी क्या है, फार्मर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी कुछ एरिया के कि आप हमें इतना आलू पैदा करके दो, ठीक है, और इतना आलू पैदा करके दो, तो उसमें पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि आप इतना आलू दोगे हमें, इसका रेट ये रहेगा मार्केट में चाहे कोई भी रेट रहे, ठीक है। तो ये एक नई चीज है, ठीक है, और बहुत अच्छी भी चीज हो सकती है, इसके पॉजिटिव फायदे हो सकते हैं पब्लिक को या किसान भाइयों को। लेकिन फिर वही वाली बात कि दिक्कत, देखो सारी चीज हमेशा हम ना पॉजिटिव चीजें देखते हैं, लेकिन एक दिक्कत ये हो जाती है कि हमेशा हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन फेल हो जाती हैं, वजह सही तरीके से उनका ना चलना। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या है, एक चीज का ध्यान रखना है, कल को अगर मोनोपोली हो जाती है मार्केट में या कोई बड़ी कंपनी इस तरीके से क्या करने लग जाती है, पूरी मार्केट को रेगुलेट करने लग जाती है, जैसे कि हम पास्ट में पहले ही देख चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो बिजनेस करने के लिए आई थी, लेकिन उसने धीरे धीरे करके पूरे देश पे स्ट्रांग होल्ड कर लिया था और पूरा देश फिर अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। तो इस तरीके की ना चीज ना हो, इसीलिए सरकार एक मिनिमम सपोर्ट दे, किसानों को बोले, किसानों के लिए बोले कि एक एमएसपी रखा जाए कि इससे नीचे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई भी जो भी कंपनी करेगी कम से कम इस रेट से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है, तब तो फायदा है चीजों का, ठीक है। और वही क्योंकि देखो सारे किसान इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है, अब उन्होंने कंपनी में क्या कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, सारी चीजें पढ़ के भाई उनके कितने क्लॉजेस सब क्लॉजेस होते हैं, कल को पता नहीं किसमें फंसा ले। इसीलिए इस पे थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। बाकी हाँ ये अच्छा स्टेप है, बहुत सारी कंट्रीज में होता है, बट वही चीज है कि इन जितने भी ये चीजें हैं इनका इंपैक्ट देखने में या जो भी रिजल्ट देखने में कम से कम 5 साल से ऊपर का टाइम लगेगा, नहीं तो 10 साल मान लो। इसीलिए मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, किसानों को ये समझाओ और जो अगेंस्ट बोल रहे हैं किसानों के उन्हें भी समझाओ, ठीक है, और उनकी बातों को रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो फिर वही वाली बात है कि अन्नदाता ही अगर दिक्कत में आ जाएगा तो फिर हम अपने आप दिक्कत में आ जाएंगे। नमस्कार।